पार्ट फर्स्ट कॉमर्स के व्यापारिक संनियम में अनुबंध अधिनियम में अभी तक हमने एक अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का उल्लेख किया है, उस पर व्याख्यान दिया है। वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है ठहराव। ठहराव इसको करार भी कहते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठहराव, करार कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि एक अनुबंध के अंतर्गत कम से कम दो पक्षकार चाहिए। एक होता प्रस्तावक और दूसरा होता स्वीकर्ता। प्रस्तावक को कहते हैं हम वचनदाता, और जो स्वीकार करता है प्रस्ताव को उसको कहते हैं वचन ग्रहीता। इस अनुबंध के अंतर्गत आपस में जो भी करार होता है उसमें वचनों का लेन देन होता है, वचनों का आदान प्रदान होता है। वचनदाता कोई प्रस्ताव करता है और स्वीकर्ता उसको स्वीकृति देता है, तो वचनदाता द्वारा किया गया प्रस्ताव उसका वचन बन जाता है और वह उस वचन से बाध्य होता है। तो ठहराव कैसे बनेगा? प्रस्ताव होगा और फिर स्वीकृति होगी और फिर वो बनेगा ठहराव। अब अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में ठहराव की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में बोल के बताता हूँ आपको, आप पढ़ लेना अपनी पुस्तक में, या हम ई कंटेंट डालें तो उसमें पढ़ लेना। वचन तथा वचनों का समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। अनुबंध अधिनियम की परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक वचन अथवा वचनों का समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। यानी प्रस्ताव करता है, वचन देता है और स्वीकर्ता उस वचन को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर प्रस्ताव और स्वीकृति के अंतर्गत दोनों पक्षकारों के द्वारा उनके द्वारा दिए गए वचन एक दूसरे के लिए दिए गए वचनों का प्रतिफल होंगे। कहने का मतलब मैंने आपको वेद अनुबंध लक्षण में भी ये बताया था कि अनुबंध के अंतर्गत प्रतिफल जरूर होता है, कुछ के बदले कुछ होता है। प्रतिफल कितना होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रतिफल ज़रूर होगा। यहाँ पर वचन दोनों के द्वारा दिए गए वचन एक दूसरे के वचनों का प्रतिफल होता है। बिना प्रतिफल के तो अनुबंध हो ही नहीं सकता। तो प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव होता है। ये तो है अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत ठहराव की सेक्शन 2E में दी गई परिभाषा। अब इसमें अपन ज़्यादा आगे बढ़ें तो कहने का मतलब ये निकला कि एक प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है और स्वीकृता या वचनग्रहीता द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह ठहराव बन जाता है, एक करार बन जाता है। और उस करार के अंतर्गत प्रतिफल उन दोनों के द्वारा दिए गए वचन हो गए। तो इस तरह से प्रस्ताव और स्वीकृति बाद में ठहराव होता है, या आपने इसको कहते हैं वचन। ठीक है, 2E में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमने अब तक ये पढ़ा कि अनुबंध कब बनता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रस्ताव और स्वीकृति और ठहराव करार बनेगा, और करार करने के बाद में जब उसमें वेद अनुबंध के सारे लक्षण होंगे तो वह वैधानिक रूप से एक परिवर्तनीयता उसमें आ जाएगी और वह अनुबंध बन जाएगा। तो ठहराव की इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध तब बनेगा जब पहले वह ठहराव बनेगा। तो प्रस्ताव और स्वीकृति और ठहराव, और उसमें अगर परिवर्तनीयता का गुण है यानी वेद अनुबंध के सारे लक्षण है तो वह अनुबंध बन जाएगा। यह है ठहराव। अब
हमने अनुबंध देख लिया और ठहराव की परिभाषा देख ली। तो अब हमें ये देखना है कि एक ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर है, ताकि ये ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाए कि भी ठहराव कौन सा होता है और अनुबंध कौन सा बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रस्ताव और स्वीकृति होने के बाद में वह ठहराव बनता है और ठहराव बनने के बाद वह अनुबंध बनेगा। अगर ये ठहराव ठीक है और ये है अनुबंध, अब इसमें अंतर देखें तो सबसे पहला बिंदु पर लेते हैं परिभाषा का। परिभाषा इसकी मैंने होता है प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। अनुबंध वह होता है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। अंतर क्लियर है। इसमें केवल पारस्परिक रूप से दिए गए वचन, जहाँ वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं, ठहराव बन जाता है। और यही ठहराव अनुबंध कब बन जाएगा, जब उसमें परिवर्तनीयता और जुड़ जाएगी, यानी उसमें वेद अनुबंध के सारे लक्षण होंगे। एक भी वेद अनुबंध का लक्षण यदि उसमें नहीं है तो वह यहीं तक सीमित हो जाएगा, यानी वह ठहराव रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बनेगा। दूसरा बिंदु है निर्माण। ठहराव बनता है, अभी मैंने बताया, ठहराव बनेगा प्रस्ताव और स्वीकृति से। बस ठहराव बनने के लिए दो चीज़ें, एक प्रस्ताव, दूसरा स्वीकृता। प्रस्ताव और स्वीकृति ठहराव बन जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और चाहिए, प्रस्ताव चाहिए, स्वीकृति चाहिए और उसमें वेद अनुबंध के सारे लक्षण चाहिए, तो वह फिर अनुबंध बनेगा, नहीं तो अनुबंध नहीं बनेगा। तो इसका निर्माण हो गया। फिर है इसकी आवश्यकता। आवश्यकता में देखिए, ठहराव के लिए केवल प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता है और अनुबंध बनने के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और परिवर्तनीयता का गुण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ठहराव बनने के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुबंध बनने के लिए ठहराव होना ज़रूरी है। और अधिक अच्छे समझो तो ठहराव में अनुबंध हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अनुबंध में ठहराव ज़रूर होगा, क्योंकि एक ठहराव बनने के बाद ही वह अनुबंध बनता है। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार ठहराव के अंतर्गत, प्रस्ताव और स्वीकृति के अंतर्गत कोई भी वैधानिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी ठहराव वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा या अनुबंध नहीं बनेगा, तब तक उसमें कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं और इसका अधिनियम के दृष्टिकोण में कोई महत्व नहीं होता है। अधिनियम की दृष्टिकोण में अनुबंध का ही महत्व होता है, इसलिए जो ही वह अनुबंध बनेगा तो वहाँ पर एक दूसरे पक्षकार के प्रति या दो पक्षकारों के एक दूसरे के प्रति कुछ अधिकार एवं दायित्व बन जाते हैं। तो इस तरह से ये वैधानिक अधिकार। वैधानिक बाध्यता, ठहराव में कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होती है। जो मैंने भी बताया, वो वैधानिक बाध्यता तभी होगी जब अनुबंध बनेगा। तो ठहराव में कोई वैधानिक बाध्यता पक्षकारों के द्वारा नहीं होती है। पक्षकार यदि अपने प्रस्ताव और स्वीकृति को पूरा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जाता। लेकिन अनुबंध के अंतर्गत यदि वह अनुबंध बना है तो एक पक्षकार को किसी दूसरे पक्षकार के प्रति कुछ वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। यदि एक पक्षकार अपने दायित्व को पूरा करने से मना करता है या वह निष्फल रहता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन तो वह तभी जब अनुबंध बनता है। तो वैधानिक बाध्यता ठहराव में नहीं होती, जबकि अनुबंध में होती है। ये कुछ अंतर जो आपको मैंने बताया है कि ठहराव और अनुबंध में अंतर। कहने का मतलब ये रहा कि ठहराव यदि अनुबंध नहीं बनता है तो ठहराव का वैधानिक
दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। और यदि वह अनुबंध बन जाता है, यानी वेद अनुबंध के सारे लक्षण ठहराव में आ जाएंगे, तो फिर वह अनुबंध बन जाता है और उसमें कुछ वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है और अनेकों बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है, समस्त अनुबंध ठहराव हैं। समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। इसको लिखना कैसे आपको, मैं अब तक जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार समस्त, अब इस लाइन पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समस्त अनुबंध ठहराव है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध जब बना है तो इसका मतलब ठहराव पहले बना हो, इस रास्ते से गुजरा है, यहाँ तक आया है, यानी ठहराव पहले बना है, अनुबंध बाद में बना है। तो इसलिए अनुबंध यदि बन गया तो इसका मतलब ठहराव तो बना ही बना है, इसलिए समस्त अनुबंध ठहराव हो गए। लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था आपको कि ठहराव ठहराव रहेगा जब तक कि उसमें वेद अनुबंध के सारे लक्षण नहीं होंगे। तो यहाँ पर समस्त ठहराव अनुबंध नहीं माने जाएंगे जब तक कि उसमें परिवर्तन का गुण नहीं होगा। तो ये प्रश्न क्लियर है, समस्त अनुबंध ठहराव हैं, क्योंकि ठहराव बनने के बाद ही अनुबंध बनता है, और इस ठहराव में जब परिवर्तनीयता के गुण थे, सारे लक्षण थे, तो वह अनुबंध बना, इसलिए समस्त अनुबंध ठहराव। ये तो बात ठीक क्लियर है, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। अब हम इसके उदाहरण के रूप में कुछ बिंदु लें कि कौन से ऐसे ठहराव हैं जो अनुबंध नहीं है या अनुबंध नहीं बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे ठहराव जो आपसी स्वाभाविक स्नेह प्रेम से किए जाते हैं, जैसे दोस्तों के द्वारा आपस में किया गया हंसी मजाक में ठहराव, या घूमने फिरने का ठहराव, या साथ में फिल्म देखने का ठहराव, या खाने पीने का ठहराव। इस तरह के ठहराव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्नेह प्रेम और पारिवारिक आपसी मित्रों के द्वारा किए गए ठहराव। इसके बाद दूसरा आते हैं पारिवारिक ठहराव। परिवार के अंतर्गत आपस में बहुत सारे प्रस्तावना स्वीकृति होती है और उस स्वीकृति को वैधानिक मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वह केवल मात्र ठहराव ही होते हैं। तो एक पारिवारिक, दूसरा स्वाभाविक स्नेह मित्रों द्वारा किए गए ठहराव, तीसरे राजनीतिक ठहराव। राजनीतिक रूप से बहुत सारे लेन देन वचन एक दूसरे को दिए जाते रहते हैं, लेकिन उनका जब तक वैधानिक की कानूनी मान्यता नहीं है तब तक वो ठहराव ही रहेंगे, अनुबंध कहीं भी नहीं बनेंगे। परिवार रूप में मैं एक बता दूँ, परिवार के अंतर्गत जैसे विवाह करने का ठहराव, जहाँ पर वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होती है या जहाँ पर वैधानिक संबंध स्थापित होते हैं, वो सभी पारिवारिक ठहराव तो अनुबंध बनेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जिसमें वैधानिक अनुबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है, वो ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते हैं। तो पारिवारिक ठहराव, स्वाभाविक और मित्रता पर किए गए ठहराव, राजनीतिक ठहराव, वो भी ठहराव ही होते हैं, कभी अनुबंध नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव कभी अनुबंध नहीं बनेगा। अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव कभी अनुबंध नहीं बनेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध जो उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव से प्रेरित है, वो कभी भी नहीं बनेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अनुबंध है, वह ठहराव कभी अनुबंध नहीं बनेगा। किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया अनुबंध कभी
ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा। विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, किसी के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव जो है वो कभी अनुबंध नहीं बन सकता। लेकिन इसका अपवाद है, यदि अवैध का विवाह हो रहा है और उसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है, उसका अनुबंध किया जाता है, तो वह वैध है, इसलिए वह अनुबंध बनता है। लेकिन एक अवैध, यूँ कहें अपन कि वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने का कोई भी ठहराव ही रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बन सकता। कुछ ठहराव इस प्रकार के होते हैं जो लोक नीति के विरुद्ध हैं। कुछ ठहराव इस प्रकार होते हैं जो लोक मान्यताओं को ख़त्म करने वाले ठहराव। जिसमें मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था, जैसे धन दे करके पुत्र गोद लेने का ठहराव, रिश्वत दे करके नौकरी करने का ठहराव, या अनैतिक कार्यों को करने के लिए किसी को मकान किराया देने का ठहराव। ये सभी ठहराव हैं, वे कभी अनुबंध नहीं बनेंगे, बल्कि केवल ठहराव ही रहेंगे। अनुबंध बनने के लिए जो वैधानिक मान्यता है, जो कानूनी जो वो बाध्यता है, वो उसमें नहीं रहती है, इसलिए वो ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध कभी नहीं बनेंगे। इसके अलावा अवैधानिक उद्देश्य, यदि ठहराव इस प्रकार का जिसमें उद्देश्य वैधानिक नहीं है, गलत काम करने का कोई भी ठहराव है जो कानून की दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, वो ठहराव हमेशा ठहराव रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बनेगा। कुछ इस प्रकार जैसे असंभव कार्य करने का ठहराव, वो कभी अनुबंध नहीं बन सकता। जिसके निष्पादन की कोई संभावना नहीं है, वह ठहराव कभी अनुबंध नहीं बन सकता। असंभव घटना पर आधारित कोई भी अनुबंध ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे ठहराव, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया है कि वो सभी ठहराव जिनको कानून की दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, वो ठहराव होते हैं, अनुबंध नहीं बनेंगे। इसलिए सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनते हैं, लेकिन सभी अनुबंध ठहराव जरूर बनते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया कि समस्त अनुबंध ठहराव हैं और समस्त ठहराव अनुबंध। तो आपको अगर क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना, तो पहले तो आप स्पष्ट करोगे कि समस्त अनुबंध ठहराव कैसे हैं। एक पैराग्राफ आपको ये बन जाएगा, फिर आप दूसरा पैराग्राफ, दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट ये, दूसरा हो गया। अब आप दूसरे पार्ट में स्पष्ट करेंगे कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुबंध बनने के लिए उसमें वैध अनुबंध के सारे लक्षण होने चाहिए और वो नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित कुछ, फिर आप आगे लिखें, निम्नलिखित कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते हैं, वो ठहराव ही रहेंगे। तो ये बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं जो कभी भी ठहराव ही रहेंगे, कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका एक पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है। धन्यवाद।